हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम क्लासिकल लिटरेचर के एक बहुत ही एंटरटेनिंग और इम्पॉर्टेंट प्ले पर डिस्कस करेंगे। रोमन प्लेराइट प्लॉटस का लिखा हुआ द घोस्ट, जिसे लैटिन में मॉस्टलेरिया कहा जाता है। प्लाउटस प्राचीन रोम के सबसे महान कॉमिक प्लेराइट्स में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 2 एनडी सेंचुरी बीसी के आसपास अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने ग्रीक न्यू कॉमेडी को रोमन ऑडियंस के लिए अडैप्ट किया और एक ऐसा स्टाइल क्रिएट किया जिसने बाद में शेक्सपियर और मोलियर जैसे महान लेखकों को गहराई से प्रभावित किया। उनके प्लेज में ह्यूमर, चालाक गुलाम और कन्फ्यूजन का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज द घोस्ट को डिटेल में समझते हैं, इसकी कहानी से लेकर उन क्रिटिकल थीम्स तक जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस प्ले की सेटिंग प्राचीन ग्रीस के शहर एथेंस की है। रोमन कॉमेडीज अक्सर ग्रीक सेटिंग में ही लिखी जाती थीं, जिसे फैब्युला पैलिएटा कहा जाता है। इसका मतलब है वो नाटक जिनमें पात्र ग्रीक कपड़े पहनते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही क्लासिक सिचुएशन से होती है। एथेंस का एक अमीर व्यापारी है जिसका नाम थियोप्रोपाइड्स। वह पिछले 3 सालों से बिजनेस ट्रिप पर इजिप्ट गया हुआ है। उसकी गैरहाजिरी में उसका जवान बेटा फिलोलैचस अपनी आज़ादी का पूरा फायदा उठा रहा है। फिलोलेक्स वैसे तो एक बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का था, लेकिन पिता के जाते ही वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उसने एक स्लेव गर्ल या कोर्टिसन, जिसका नाम फिलमेशियम, उसकी आज़ादी खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा उधार ले लिया है, और अब वह दिन रात अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर पार्टियां कर रहा है। इस पूरी मौज मस्ती को जो इंसान मैनेज कर रहा है वह है इस प्ले का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर, एक गुलाम जिसका नाम ट्रेनियो। ट्रानियो कोई साधारण गुलाम नहीं है। वह रोमन कॉमेडी का एक टिपिकल सर्वस कैलिडस यानी चालाक गुलाम। वह बहुत ही होशियार, हाजिर जवाब और फिलोलेक्स का मुख्य सलाहकार है। प्ले की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि फिलोलेक्स के घर में एक शानदार पार्टी चल रही है, जिसमें उसका एक बहुत ही पियक्कड़ दोस्त कैलिडमेट्स भी अपनी प्रेमिका के साथ आया हुआ है। सब कुछ बहुत मज़ेदार चल रहा है, लेकिन तभी यह खुशी एक बड़े झटके में बदल जाती है। ट्रानियो बंदरगाह से भागता हुआ आता है और खबर देता है कि थियोप्रोपाइड्स यानी फिलोलेक्स का पिता 3 साल बाद अचानक वापस आ गया है और बस घर पहुंचने ही वाला है। ये खबर सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है। फिलोलेक्स डर के मारे कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने पिता को क्या जवाब देगा, क्योंकि घर पार्टी के नशे में डूबा हुआ है और कैलिडमेट्स तो नशे में बेहोश पड़ा है। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर ट्रानियो सिचुएशन को अपने हाथ में लेता है। वह सबको घर के अंदर बंद कर देता है, दरवाजे पर ताला लगा देता है और फिलोलेक्स से कहता है कि अंदर से बिल्कुल कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। जैसे ही थियोप्रोपाइड्स अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, ट्रानियो बहुत ही घबराए हुए नाटक के साथ बाहर आता है। वह थियोप्रोपाइड्स को दरवाजे से दूर धकेलता है और उसे एक खौफनाक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है, और यहीं से प्ले को अपना नाम द घोस्ट मिलता है। ट्रानियो बताता है कि ये घर अब शापित हो चुका है। वह कहता है कि फिलोलेक्स ने सपने में देखा कि इस घर के पुराने मालिक ने यहाँ एक मेहमान का कत्ल करके उसे घर के अंदर ही दफना दिया था, और अब उस मारे गए इंसान का भूत इस घर में भटकता है। ट्रानियो इतनी कन्विक्शन और ड्रामे के साथ ये झूठ बोलता है कि थियोप्रोपाइड्स, जो थोड़ा अंधविश्वासी और सीधा इंसान है, वह पूरी तरह से डर जाता है और मान लेता है कि घर सच में भूतिया हो गया है। फिलोलेक्स और बाकी लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। यह सोचकर थियोप्रोपाइड्स घर से दूर खड़ा हो जाता है। ट्रानियो को लगता है कि उसने स्थिति संभाल ली है, लेकिन झूठ का पुलिंदा इतनी जल्दी कहाँ रुकता है। तभी वहाँ एक मनी लेंडर, साहूकार, आ जाता है, जिसका नाम मिसार जायराइड्स। यह वही साहूकार है जिससे फिलोलेक्स ने अपनी प्रेमिका को आज़ाद कराने के लिए भारी कर्जा लिया था। वह आते ही जोर जोर से अपने पैसों के ब्याज की मांग करने लगता है।
थियोप्रोपाइड्स ये सुनकर हैरान हो जाता है और ट्रानियो से पूछता है कि फिलोलेक्स ने इतना बड़ा कर्जा क्यों लिया। ट्रानियो का दिमाग फिर तेजी से दौड़ता है और वह एक और बड़ा झूठ बोल देता है। वह कहता है कि चूंकि पुराना घर भूतिया हो गया था, इसलिए फिलोलेक्स ने रहने के लिए पड़ोस वाले सीमो का घर खरीद लिया है और यह पैसा उसी घर का एडवांस देने के लिए उधार लिया गया था। थियोप्रोपाइड्स ये सुनकर बहुत खुश होता है कि उसका बेटा कितना समझदार हो गया है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वह कहता है कि वह इस नए घर को अंदर से देखना चाहता है। अब ट्रानियो फिर से फंस जाता है, लेकिन उसकी चालाकी देखने लायक है। वह पड़ोसी सिमो के पास जाता है और उससे कहता है कि थियोप्रोपाइड्स अपने घर में कुछ बदलाव करना चाहता है, इसलिए वह सिमो के घर का डिजाइन देखना चाहता है। सिमो इसके लिए राजी हो जाता है। ट्रानियो दोनों को इस तरह से बेवकूफ बनाता है कि थियोप्रोपाइड सोच रहा होता है कि वह अपने बेटे का नया घर देख रहा है और सिमो सोच रहा होता है कि थियोप्रोपाइड सिर्फ आर्किटेक्चर देखने आया है। दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं, लेकिन ड्रामेटिक आयरनी की वजह से वे असली सच नहीं समझ पाते। लेकिन आखिरकार सच्चाई छुप नहीं पाती। फिलोलेक्स के पियक्कर दोस्त कैलिडमेट्स के नौकर फिलोलेक्स को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और थियोप्रोपाइड्स की उनसे बात हो जाती है। वे नौकर अनजाने में सब कुछ सच उगल देते हैं कि फिलोलेक्स ने कोई घर नहीं खरीदा, बल्कि उसने एक लड़की खरीदी है और 3 साल से सिर्फ पार्टियां चल रही हैं। इसके साथ ही सिमो भी आकर स्पष्ट कर देता है कि उसने अपना घर किसी को नहीं बेचा। थियोप्रोपाइड्स को जब एहसास होता है कि उसके ही गुलाम ने उसे इतनी बुरी तरह से बेवकूफ बनाया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ट्रानियो को सजा देने के लिए आदमियों को बुलाता है। प्ले का रेजोल्यूशन यानी अंत बहुत ही कॉमिक और रिलैक्स तरीके से होता है। ट्रानियो भागकर एक वेदी ऑल्टर पर शरण ले लेता है जहां कोई उसे मार नहीं सकता। उसी समय फिलोलेक्स का दोस्त कैलिडमेट्स, जिसका नशा अब उतर चुका है, वह बाहर आता है। वह एक बहुत ही अच्छा दोस्त साबित होता है। वह थियोप्रोपाइड से माफी मांगता है और ऑफर करता है कि फिलोलेक्स ने जो भी कर्जा लिया है या जो भी नुकसान किया है, वह सारा पैसा अपनी जेब से भर देगा। थियोप्रोपाइड्स, जो असल में पैसों को लेकर ही ज्यादा परेशान था, ये ऑफर सुनकर शांत हो जाता है। वह अपने बेटे फिलोलेक्स को माफ कर देता है और कैलिडमेट्स के कहने पर ट्रानियो को भी माफ कर देता है। इस तरह प्ले एक बहुत ही हैप्पी और कॉमिक नोट पर खत्म होता है। अगर हम इस प्ले की मेजर थीम्स की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है डिसेप्शन और इल्यूजन, यानी धोखा और भ्रम। ट्रानियो का पूरा कैरेक्टर इसी थीम पर आधारित है। वह शब्दों के जाल से एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना देता है जिसे थियोप्रोपाइड सच मान लेता है। भूत की कहानी और पड़ोसी का घर, ये दोनों इल्यूजन्स इस बात को दर्शाते हैं कि इंसान वही देखता है जो वह देखना चाहता है या जिस पर उसे यकीन दिलाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण थीम है रोल रिवर्सल, यानी सामाजिक भूमिकाओं का उलझ जाना। प्राचीन रोम के समाज में गुलामों की कोई हैसियत नहीं होती थी, लेकिन इस प्ले में एक गुलाम, ट्रानियो, अपने मालिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। वह कहानी गढ़ता है, निर्देश देता है और आजाद नागरिकों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। यह सर्वस कैलिडस का आर्किटाइप कॉमेडी को जन्म देता है, क्योंकि यह ऑडियंस को समाज के स्थापित नियमों के टूटने का मजा देता है। इसके अलावा जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी पिता और पुत्र के बीच का टकराव भी एक बड़ी थीम है। थियोप्रोपाइड्स एक सख्त और पैसे बचाने वाला पिता है, जबकि फिलोलेक्स एक रोमांटिक और पैसे उड़ाने वाला बेटा है। ये थीम क्लासिकल कॉमेडीज का एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है जो हमें ये दिखाती है कि युवा पीढ़ी हमेशा पुरानी पीढ़ी के बंधनों से आजाद होना चाहती है। एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के नजरिया से आपको ड्रामेटिक आयरनी पर जरूर फोकस करना चाहिए। पूरे प्ले में ऑडियंस को सच्चाई पता होती है। उन्हें पता है कि घर में कोई भूत नहीं है, कोई नया घर नहीं खरीदा गया है, लेकिन थियोप्रोपाइड्स बेवकूफ बन रहा है। ऑडियंस और ट्रानियो के बीच का ये सीक्रेट अलायंस ही इस नाटक को इतना मनोरंजक बनाता है। तो संक्षेप में, मोस्टेलारिया केवल एक फनी कहानी नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी,
लालच और सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर्स पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड सटायर है। ट्रानियों की चालाकी और थियोप्रोपाइड्स का भोलापन इस प्ले को एक मास्टरपीस बनाते हैं। जब आप अपने आंसर्स लिखें तो ट्रानियों के कैरेक्टर की सेंट्रल इम्पोर्टेंस और प्ले की कॉमिक टाइमिंग को जरूर हाईलाइट करें। मुझे उम्मीद है कि इस प्ले की कहानी और इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ आपका मेजर 2 के सारे यूनिट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेजर 3 के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।